हेलो एवरीवन। आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट थर्ड से टूल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में रेटिंग स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इन्वेंटरीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्वेश्चनायर पर डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग रेटिंग स्केल पर डिस्कस करेंगे। रेटिंग स्केल यानी कि अनुस्थिति मापनी। तो रेटिंग स्केल द्वारा अनुमति तथा स्थिति मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुमति का मतलब हुआ कि अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें उसकी अपनी स्वेच्छा होनी चाहिए और फिर स्वेच्छा अनुसार वो उसकी स्थिति मतलब वो जो आंसर कर रहा है वो आंसर किस स्तर का है, किस लेवल का है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हो या अगर यहाँ एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए और उसको आपने अटेंड किया तो सेमिनार अटेंड करने के बाद आपको एक प्रश्नावली दी जाती है और उस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन रहता है जो आपके अपने बारे में रहता है वो फिल करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन सेमिनार को लेके रहते हैं। तो जैसे कि उसमें अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये सेमिनार आपको कैसा लगा या सेमिनार रिलेवेंट था या नहीं, फिर उसके लिए उस क्वेश्चन के नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं कि वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, या फिर जैसे उसको उसमें से आपको एक चूज करना है कि आप सेमिनार आपको कैसा लगा। तो आप वेरी बैड भी लिख सकते हो, बैड भी लिख सकते हो, एवरेज भी लिख सकते हो, गुड भी लिख सकते हो और वेरी गुड भी लिख सकते हो। वो आपका अपना अनुभव होगा कि आपने सेमिनार को अटेंड किया और उसको अनुभव किया, आपको वो कैसा लगा। फिर वो उसमें आप अपना ओपिनियन रखते हो कि अगर आपको जैसा लगा आप उसके अकॉर्डिंग आप उस तो आपको अगर वो अच्छा लगा तो आप उस कॉलम में अपने अनुभव के अनुसार उस कॉलम में टिक करते हैं। तो ये एक रेटिंग के लिए किया जाता है कि सेमिनार का रेटिंग किस ग्रेड में आया। अगर सारे लोग उसको वेरी गुड देते हैं तो फिर उसकी रेटिंग हाई होती है, सबको अच्छा लगा। एवरेज किसी ने गुड दिया, किसी ने एवरेज दिया, किसी ने वेरी गुड दिया, तो फिर उसके अनुसार उनका आंकड़ा निकाल के, डाटा निकाल के उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि रेटिंग में ये कितने स्तर पे आया, इसको कितना मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोग कुछ यूट्यूब पे देखते हैं और उसके नीचे रेटिंग के लिए दिया रहता है, स्टार बना रहता है, और कभी कभी आप देखते हैं कि 3 और 4th स्टार में हाफ रहता है या 2.5 कलर रहता है और वो वाइट रहता है। तो ये एक रेटिंग के अनुसार उसमें उतने भाग को, जितना उसका रेटिंग पावर ज़्यादा होता है उतने भाग को कलर किया रहता है। तो इस अनुसार से अनुमति तथा निर्णय की परिस्थिति संस्था, वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंधित रूप में भी किया जा सकता है और अनुमति की अभिव्यक्ति मापनी पर की जाती है। जैसे कि अगर वेरी गुड या बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड दिया हुआ है तो उसमें प्रत्येक में जैसे वेरी गुड के लिए 1, बैड के लिए 2, एवरेज के लिए 3, गुड के लिए 4 और वेरी गुड के लिए 5 एक नंबर दे दिया जाता है और उसके अनुसार वो नंबर को निकाल कर कैलकुलेट किया जाता है। तो यह जो मापनी है, रेटिंग स्केल है, यह द्विध्रुवी है। इसके जिसमें गुणात्मक रूप
से भी ज्ञात किया जाता है और छात्रों को जैसा उनको अंक भी प्रदान किया जाता है, यानी कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। जैसे मैंने बताया इससे पहले कि वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, तो प्रत्येक में एक मार्क्स दिया हुआ है। वेरी बैड के लिए 1, बैड के लिए 2, एवरेज के लिए 3, गुड के लिए 4 और वेरी गुड के लिए 5। तो ये जब हम इस एक उसके क्वालिटी पर जो उस बैड, वेरी बैड करके उस जिसमें हम टिक लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मार्क्स तय किया रहता है और वो मार्क्स उसमें डाल के फिर उसका डाटा निकाला जाता है। तो रेटिंग स्केल का उपयोग साधारणतः विशेषताओं तथा गुणों के मापन के लिए किया जाता है और यह इसके द्वारा गुणात्मक रूप में विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है। जैसे कि विभिन्न पक्षों से संबंधित कि एक बच्चा स्कूल में है और उसमें उसका बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर से संबंधित इसका आप एग्ज़ाम लेके टेस्ट लेके तो उसका पॉसिबल नहीं है कि बच्चे का एक टेस्ट ले लिया जाए, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और हम उसको मार्क्स दे दें। बिहेवियर कैसा है ये ऑब्जर्वेशन का चीज़ है। तो जब टीचर्स इसको क्लास लेते वक्त ऑब्जर्व करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को मार्क्स एक रेटिंग के अनुसार बैड या वेरी बैड जो उनके नज़र में आता है वो देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उनको मार्क्स देते हैं। तो इसमें और भी क्वालिटी जैसे बच्चे स्पोर्ट्स में कैसे हैं या फिर सिंगिंग में कैसे हैं, आर्ट में कैसे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो उनकी क्वालिटी है उसके लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्थिति मापने का अर्थ और परिभाषा उसके अनुसार जैसे शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने अनुस्थिति मापने की परिभाषा अनेक प्रकार से की। उनमें से प्रमुख तथा महत्वपूर्ण विशेषताएं रथ और स्टेज के अनुसार देखते हैं हम लोग कि उन्होंने क्या कहा। तो उनके अनुसार अनुस्थिति निरीक्षण का सार होता है। कि रेटिंग इज एन एसेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो जैसा मैं बोली भी कि क्लास में टीचर्स उनको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व के बच्चे को और उसके अनुसार बच्चे को रेटिंग को बैड या गुड जो भी देते हैं और उस रेटिंग के अनुसार उसको मार्क्स दे के उसको मात्रात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो रेटिंग के आधार पर व्यक्ति भाव एवं विचारों तथा अनुभूतियों की जो वो एक्सपीरियंस लेता है उसका कि अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था के प्रति करता है। रेटिंग मापने पर विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि जिस गुण विशेष का मापन करना होता है उसका वर्णन व्यवहारिक रूप में किया जाता है। दूसरा कि रेटिंग स्केल की सहायता से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। जैसे देखिए हम लोग इसके कुछ रेटिंग स्केल की क्या क्वालिटी है, विशेषताएं हैं बृहत रूप में। तो विद्यालयों में अभिभावकों के लिए आलेख तैयार करने में सहायक होता है। यह इसके द्वारा जो बच्चे का बिहेवियर कैसा है वो टीचर्स जो ऑब्जर्व करते हैं उसके अनुसार उनके रिपोर्ट के लिए वो तैयार करते हैं, जिसमें रेटिंग स्केल काफ़ी सहायक होती है। साथ ही छात्रों के प्रवेश में भी सहायक होता है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में उनकी क्या क्या उनके बच्चे के अंदर क्वालिटी है सब कुछ मेंशन रहने से कहीं अगर नए जगह पर जा रहे हैं तो उनका उस कॉलेज में या स्कूल में तो उनके रिपोर्ट कार्ड में जो उनकी क्वालिटी मेंशन है
वो भी उनको वहाँ एडमिशन में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। बच्चे के अंदर अगर काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो कोई भी संस्था उसको अपने यहाँ लेना चाहता है। तो छात्रों की आवश्यकता एवं कठिनाइयों को ज्ञात करने में सहायक होती है। जैसे अगर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित भी जानकारी मिल जाती है कि उनको किस सहायक की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो कहाँ उनकी क्या ज़रूरत है, उनमें क्या परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो अधिगम से संबंधित हों या फिर उनके बिहेवियर से संबंधित हों। शोध कार्य में किस अन्य स्रोत से प्रदत्तों की वैधता ज्ञात करने में भी सहायक होता है। कर्मचारी के लिए संस्तुति देने में सहायक होता है कि बच्चे उसके जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं वो अपनी बात इस रेटिंग के स्केल के अनुसार रखते हैं। एक साथ हम 5-7 टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेटिंग दे के फिर उनका डाटा निकाल सकते हैं। जिन व्यक्तियों का रेटिंग किया जाता है उन्हें प्रेरित करने में भी सहायक होता है। जैसे कि किसी बच्चे का अगर रेटिंग निकाला गया, अगर रेटिंग उसका लो है तो फिर उसको ये देखे कि देखो कुछ लोगों का ओपिनियन आया और तुम्हारे लिए ऐसा है, तुमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उनको उससे दूसरे बच्चे से कंपेयर करके भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। या फिर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी है, जैसे उसमें सिंगिंग की क्वालिटी है और बच्चे को रेटिंग में सबके तरफ से उनका आ रहा है कि बच्चे का सिंगिंग में अच्छा है, तो वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये देखने के बाद तो फिर बच्चे को जैसे पेरेंट्स के सामने भी रखा जाता है कि देखिए आपका बच्चा सिंगिंग में काफ़ी अच्छा है, इसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उस एक्स्ट्रा क्वालिटी को निखारने की ज़रूरत है। तो यहाँ उसके रेटिंग के द्वारा बच्चे को उनकी अपनी क्वालिटी समझने में सहायता मिलती है तथा उसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। अतः रेटिंग स्केल एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा विचारों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध रूप से मापन किया जाता है और साधारणतः इस मापने का उपयोग शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासकों द्वारा किया जाता है और ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होती हैं। इसके साथ ही इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। जैसे एक ही वस्तु या व्यक्ति के गुण विशेष में रेटिंग में मापनकर्ताओं की अनुस्थितियों में अधिक विषमता होती है और वह व्यक्तिनिष्ठ मापनी है। इसकी विश्वसनीयता में भी अंतर पाया जाता है क्योंकि मापनकर्ता स्वभाव से नरम तथा कुछ कठोर हो सकते हैं। तो इसको हम लोग समझें कि जैसे हम 5 लोगों को क्वेश्चनर दे रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं, तो प्रत्येक की अपनी अपना जो समझने का व्यवहार का तरीका अलग है। वो कोई अगर किसी को जैसे कोई एक सेमिनार में 5 आदमी बैठे हैं तो किसी को वो सेमिनार बहुत अच्छा लगता है तो किसी को वो एवरेज लगता है, तो वो अपना फीडबैक उसी अनुसार देंगे, इसलिए सबका फीडबैक एक जैसा नहीं हो सकता है। दूसरा कि ये अपने व्यवहार के अनुसार भी बच्चों के बात में कि कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे के व्यवहार को सामान्य लेते हैं और कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा बिहेवियर में कुछ भी थोड़ा सा उटपटांग दिखाई देता है तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके तरफ, उनकी और एक्शन ले लेते हैं। तो उसके अनुसार वो अगर बच्चे का रेटिंग करते हैं तो फिर वो कम करते हैं। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने व्यवहार के हिसाब से उसकी विश्वसनीयता नहीं रह जाती है कि अगर क्योंकि विश्वसनीय रहने के लिए ज़रूरी है कि एक तरह का रेटिंग आए। अगर किसी ने गुड दिया तो वो सारे अगर 5 टीचर्स के पास इस बच्चे को लेके पूछा जाए तो सारे बच्चे गुड बोले,
तब वो विश्वसनीय होगा। लेकिन कोई अगर एक टीचर दो टीचर गुड बोलता है और तीसरा टीचर बैड बोलता है तो फिर इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाता है कि विश्वसनीय नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह मापनकर्ता जैसे व्यक्तिनिष्ठ रूप से व्यक्ति विशेष के गुणों का मापन किया जाता है और मापनकर्ता उस व्यक्ति विशेष से के संबंधों से प्रभावित रहता है। तो इस स्थिति में जैसे विद्यालय में अगर कोई शिक्षक छात्र से प्रभावित है तो वो उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देता है और उस मार्क्स दे देता है, और वहीं दूसरा बच्चा अगर जिसको वो पसंद नहीं करता है तो वो अच्छा है भी फिर भी उसको कम मार्क्स देता है। तो ये भी इस तरह रेटिंग में भी एक बच्चे को अगर गुड देना है या बैड देना है तो वो अपने माने अपनी इच्छा के अनुसार वो ऐसा कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस रेटिंग स्केल से प्रभावित होता है। तो इस तरह की जैसे ये रेटिंग स्केल व्यक्ति स्वयं अपने लिए उपयोग करता है तब अपेक्षित तथा अधिक अनुस्थितियों को अंकित करता है और हीन पक्ष पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिंग को विरोधी लिंग की अपेक्षा ऊंचा समझता है और उसी के अनुरूप अनुस्थिति मापनी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिससे कि रेटिंग स्केल प्रभावित होती है।